नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। ओलंपिक खिलाड़ियों को किया सम्मानित। 3,900 खिलाड़ियों को वितरित की प्रोत्साहन धनराशि। उधम सिंह नगर जिले का खुरपिया बनेगा स्मार्ट औद्योगिक शहर। लोगों के लिए बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। सीएम धामी ने जताया पीएम मोदी का आभार। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव पर टिकी सियासी दलों की निगाहें। बीजेपी कर रही बाबा केदार का आशीर्वाद मिलने का दावा। विपक्ष ने बीजेपी पर कसा तीखा तंज। और उत्तराखंड में धार्मिक जुलूस और रैलियां निकालने के लिए एसओपी जारी। छुट्टी के दिन ही मिलेगी अनुमति। आम जनता की सुविधा को देखते हुए लिया फैसला। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ओलंपिक खेलों के दौरान देश और प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर वापस उत्तराखंड लौटे चारों खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए देकर सम्मानित किया। इस दौरान सीएम धामी ने मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान योजना के तहत 3,900 खिलाड़ियों के लिए 58,50,000 रुपए की धनराशि भी वितरित की। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मैं आज सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जो घोषणाएं हमने यहाँ पर करी हैं, ये घोषणाएं हमारे खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए कि वो हर क्षेत्र में और अच्छा प्रदर्शन करें। उत्तराखंड राज्य खेल के क्षेत्र में भी अपना एक मुकाम हासिल करे। हर क्षेत्र में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा हो, उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम नई खेल नीति लाए थे और नई खेल नीति में हमने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए उनको खेलने के जाने के अवसर हों या अन्य प्रकार की सुविधाएं हैं, वो सभी सुविधाएं की हैं। वहीं खेल दिवस के कार्यक्रम के दौरान एथलीट अंकिता ध्यानी ने यह भी बताया कि अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग भी मिल रही है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार का पूरा सहयोग खिलाड़ियों को मिल रहा है। अपनी भविष्य की रणनीति को लेकर अंकिता ने बताया कि वो एशियाई गेम्स की तैयारी कर रही है। हमारे उत्तराखंड से बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें बनी हैं, तो इसके थ्रू पहली बार ओलंपिक में एक साथ एक ही ओलंपिक में 4 प्लेयर गए हैं। तो इतनी अच्छी स्कीम बनी है, तो 4 की जगह 8 अगले साल होने वाले 2028 में जाएंगे। और इस ओलंपिक से मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया है और मैं आने वाले ओलंपिक में अपना और अच्छा प्रदर्शन करूँगी और देश के लिए मेडल लाने की उम्मीद। उधम सिंह नगर जिले के खुरपिया को स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। 1002 एकड़ में बनने वाले औद्योगिक शहर में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, विनिर्माण और फैब्रिकेशन उद्योग में 6,180 करोड़ रुपए की लागत की संभावना है। इससे प्रदेश के 75,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्र से ये प्रस्ताव पास होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि देश के अंदर जो बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने जा रहे हैं, उसमें से खुरपिया फार्म भी जो है हमारा जो लगभग 1200 एकड़ ज़मीन पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर दे दी है। और लगातार हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब भी उनका दौरा होता था तो इस बारे में लगातार हम लोगों ने उनसे बात की थी और उन्होंने पहले ही हमको आश्वस्त किया था कि उत्तराखंड के अंदर ये कॉरिडोर खुलेगा। इससे जहाँ उद्योग तो आएंगे, लेकिन इसमें एक बड़े रोजगार की भी संभावना हमारे लिए रहेगी। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ आएगा और ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि राज्य बनने के बाद सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा वन टाइम का। उधर सीएम धामी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नसीहत देते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण की सीख उन्हें पीएम मोदी से लेनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार तमाम कदम उठा रही है। अगर ममता सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई सख्त कदम पहले उठाया होता तो आज आरोपी सबक ले चुके होते। दुर्भाग्यपूर्ण है, वहाँ की सरकार को समय रहते उचित कदम उठाने चाहिए थे
और महिला शक्ति और महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का और हम लोगों का सभी का ये प्राथमिकता है। और इसमें कहीं ना कहीं उनके स्तर पर उतनी गंभीरता से उस पर काम नहीं किया गया, उसका परिणाम हुआ कि स्थिति इतनी खराब हो गई है। वहीं मसूरी पहुंचे हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी महिला सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर हमें पड़ोसी राज्यों से सीखने की जरूरत है, वहां किस तरह से अपराधियों पर लगाम लगाया जा रहा है। इस मौके पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तमाम मसलों पर भी चर्चा की है। मैं कहूँ कि देखो, एक्शन तो हुए हैं, कहीं पर कोई अपराध है, मैं समझता हूँ कि अपराधी पकड़ में आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो खौफ होना चाहिए अधिक गुंडे बदमाशों के ऊपर, क्योंकि पड़ोसी राज्य में दबंगई से कुचला जा रहा है, गुंडा तत्वों को, असामाजिक तत्वों को वहाँ पर दबंगई से कुचला जा रहा है। वो इधर शेल्टर कर रहे हैं, लेकिन चोर चोरी से जाए, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, चोर हैं सीने जोरी से न जाए, तो उनको यहाँ शेल्टर मिलता है। यहाँ भी खौफ पैदा होना चाहिए पुलिस का कि अपराधी यहाँ घुसने की हिम्मत न करे। उत्तराखंड सरकार अक्टूबर में निकाय चुनाव कराने का दावा कर रही थी, लेकिन जिस तरह से मॉनसून सत्र के दौरान नगर निगम संशोधन विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं और माना यह भी जा रहा है कि निकाय चुनाव में अब देरी हो सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव में क्यों हो रही है देरी? आखिर चुनाव कराने में कहां आ रही है अड़चन? ओबीसी आरक्षण को लेकर क्यों नहीं हो रही स्थिति साफ? क्या सरकार की हीला हवाले की वजह से आ रही है रुकावट, या निकाय चुनाव में देरी की वजह कुछ और? उत्तराखंड में निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर ये वो तमाम सवाल है जो न सिर्फ सियासी दलों के नेता बल्कि आम जनता भी सरकार से पूछ रही है कि आखिर निकाय चुनाव में देरी क्यों है। दरअसल विधानसभा के मॉनसून सत्र में नगर निगम संशोधन विधेयक प्रवर समिति को भेजे जाने के फैसले से अब माना जा रहा है कि निकाय चुनाव में फिर से देरी हो सकती है। हालांकि ये विधेयक प्रवर समिति को सौंपे जाने से पहले तक धामी सरकार 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न कराने की बात कह रही थी। हाईकोर्ट में भी यही दावा किया गया था, लेकिन अब निकायों में ओबीसी आरक्षण का जो मामला है उसमें पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। निकायों में ओबीसी आरक्षण दिए जाने को लेकर सरकार जो विधेयक मॉनसून सत्र के दौरान लेकर आई थी, उसमें सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी कमियां निकाली, जिसमें बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान, प्रीतम सिंह पवार, दुर्गेश्वर लाल शामिल रहे। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने नगर निगम संशोधन विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया। विधेयक को सदन में लाते हैं तो हम उसमें डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं। तो जब ये चर्चा के दौरान हमारे माननीय विधायकों ने उस पर अपना मंतव्य रखा, अपना सुझाव रखा, अपनी बात रखी, और निश्चित रूप से सदन इसी के लिए तो है, सदन में हेल्दी डिबेट होनी चाहिए, और वो हेल्दी डिबेट हुई। हमारे माननीय विधायकों ने अपना जो विषय वहाँ रखा, और अंत में माननीय अध्यक्षा जी ने उस पर प्रवर समिति की घोषणा की। तो यही तो मैं कह सकता हूँ, लोकतंत्र में हम लोग जब हेल्दी डिबेट करते हैं तो निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं ना। देखिए, विधेयक विधानसभा में आता है, उसकी चर्चा के बाद ही वो प्रवर समिति को जाता है। सदन के अंदर विधायकों ने चर्चा की, और निश्चित रूप से किसी भी विधेयक को और अच्छा करने के लिए प्रवर समिति का प्रावधान रहता है। हमने उस दिशा में आगे बढ़े हैं। इसमें चुनाव टालने का विषय नहीं बनता है। बहुत जल्दी प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट देगी, विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, और हम ओबीसी आरक्षण के जो विधेयक है उसको सदन में पारण करेंगे। वहीं दूसरी तरफ निकाय चुनाव में हो रही देरी पर विपक्ष का ये कहना है कि सोची समझी साजिश के तहत सत्ता पक्ष द्वारा चुनाव में देरी की जा रही है। सरकार जो है नगर निकाय के चुनाव से लगातार भागने का काम कर रही है, और समय पर चुनाव होते तो अब तक नगर निकाय के चुनाव जो है पूर्ण हो गए होते, लेकिन सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, इसलिए ये एक आडंबर है। और जब क्या नाम पिछड़ी जाति का सर्वेक्षण हुआ तो मुझे नहीं लगा कि धरातल पर कहीं जाकर के सर्वेक्षण हुआ। विपक्ष के नेता शुरू से ही निकाय चुनाव में देरी का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल सत्ता पक्ष पर भी खड़े होते हैं कि जब धामी कैबिनेट ने निकायों में ओबीसी आरक्षण में बदलाव को लेकर एक्ट और नियमावली में संशोधन के विधेयकों पर चर्चा की थी, तब कैबिनेट के मंत्रियों को इसमें कमियां नजर क्यों नहीं आई। खैर, ये मामला न सिर्फ प्रवर समिति के अधीन है बल्कि हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है।
ऐसे में अब देखना ये होगा कि प्रवर समिति की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव कराने में और कितना समय लगता है। उत्तराखंड में सियासी दलों की निगाहें अब केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव पर टिकी हुई है, क्योंकि ये हॉट सीट है जिस पर जीत का असर न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि केंद्र की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि राजनीतिक दलों ने इस सीट को लेकर फील्डिंग शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ सीट पर शुरू हुई फील्डिंग, हॉट सीट पर टिकी सियासी दलों की निगाहें, दिल्ली तक जाएगा उपचुनाव में जीत का असर। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट भाजपा विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद से खाली है, लिहाजा निर्वाचन आयोग 9 जनवरी 2025 से पहले इस सीट पर उपचुनाव करवाने वाला है। ऐसे में कम वक्त के चलते राजनीतिक दलों ने केदारनाथ सीट को लेकर फील्डिंग शुरू कर दी है, क्योंकि इस सीट से चाहे सत्ता दल भाजपा हो या फिर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, सबकी साख जुड़ी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस सीट पर जीत का हवाला पिछले चुनाव को देखते हुए दे रहे हैं। भट्ट का मानना है कि बाबा केदार का आशीर्वाद सत्तासीन भाजपा को मिलेगा। कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत भी नहीं बचेगी केदारनाथ के अंदर। भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रभावी रूप से वहां चुनाव लड़ने जा रही है। वो सीट भाजपा की थी, भाजपा की है, भाजपा की रहेगी। उधर कांग्रेस भाजपा के हर दावे को फेल बता रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भाजपा नेता महेंद्र भट्ट को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अपना किला यानी बद्रीनाथ विधानसभा सीट को नहीं बचाने वाले जीत का राग अलाप रहे हैं। अपने घर की सीट को तो जिता नहीं पाए, अपने रहते जोशीमठ को बचा नहीं पाए, अपने रहते हुए अपने चमोली में अपनी विधानसभा में 17 लोगों को करंट से मरने वालों को न्याय अभी तक नहीं दिला पाए। वो केदारनाथ की बात करने चले हैं। मैं महेंद्र भट्ट को बहुत सीरियसली नहीं लेता, लेकिन इसीलिए उनके बयान पे कोई मुझे टिप्पणी नहीं करनी। केदारनाथ विधानसभा सीट पर सियासी दलों के लिए जीत क्यों जरूरी है, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में इससे पहले बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, वो भी तब जब वो सत्तासीन है। उधर लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अयोध्या यानी फैजाबाद सीट को भी पहले ही गंवा दिया था, और यही वजह है कि केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव राजनीतिक दलों के लिए धार्मिक तौर पर भी काफी अहम है। वहीं पौड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यमकेश्वर विधानसभा में पार्टी के सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में कार्यकर्ताओं से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी 3 सितंबर से इस अभियान की शुरुआत करेगी। आज द्वारिखाल ब्लॉक के अंतर्गत द्वारिखाल मंडल की बैठक हुई। सदस्यता अभियान के प्रभारी हमारे मोहन सिंह नेगी जिला उपाध्यक्ष और जो हमारे द्वारिखाल ब्लॉक के प्रभारी थे, आज उन्होंने बैठक ली और भाजपा के समस्त कार्यकर्ताओं मंडल के कार्यकर्ता थे और सबको आज आह्वान किया गया कि घर घर जाकर हम लोग भाजपा के सदस्य बनाएंगे। वहीं अल्मोड़ा में राज्य आंदोलनकारियों ने तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे आंदोलनकारियों ने बताया कि वो राज्य गठन के समय से ही गैरसैंण की अनदेखी को लेकर और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने को लेकर मांग कर रहे थे और सवाल भी उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि आज राज्य की जल जंगल जमीन बचाने के लिए सशक्त भू कानून की जरूरत है। राज्य की स्थायी राजधानी गैरसैंण में होनी चाहिए, क्योंकि ये न केवल ये राज्य का मध्य बिंदु है और ये पहाड़ में स्थित है, जैसे कि पहाड़ी राज्य की अवधारणा थी कि पहाड़ के बीच में उसकी राजधानी होगी। तो हम राजधानी गैरसैंण के लिए आज ये धरना है। दूसरा हमारा है कि राज्य में जिस तरह से भूमि की खरीद फरोख्त हो रही है और हमारे जो है भूमि बिल्कुल बेच दी गई है, इसलिए हमारा ये मांग है कि राज्य में एक सशक्त भू कानून होना चाहिए। वहीं देहरादून में निवर्तमान पार्षदों ने उप श्रम आयुक्त कार्यालय का घेराव किया। नाराज लोगों ने विभागीय अधिकारियों पर श्रमिकों के हक का डाका डालने का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि प्रदेश में दलालों के जरिए पैसे लेकर श्रम कार्ड बनवाए जा रहे हैं और पात्रों का हक अपात्रों को बांटा जा रहा है। मैंने क्या था
उत्तराखंड पुलिस ने जुलूस और रैलियों के कारण आम जनता की परेशानियों को देखते हुए एसओपी जारी कर दी है। अब शहरों में रैली और जुलूस निकालने की अनुमति लेना आसान नहीं होगा। पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों की पुलिस को राजकीय कार्य दिवस पर जुलूस आदि की अनुमति नहीं देने के निर्देश डीजीपी ने जारी किए हैं। साथ ही अस्पताल, शिक्षण संस्थानों के आसपास से रैली ना निकालने के भी निर्देश दिए गए हैं। माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा जो धरना जुलूस प्रदर्शन होते हैं, तो इस संबंध में एक विस्तृत निर्देश सभी हमारे एसपी एसएसपीज को जारी किए गए हैं और उसमें ये कहा गया है कि धरना प्रदर्शन करने से पहले पूर्व वो किन बातों का ध्यान रखा जाए। सर्वप्रथम तो वो जिलाधिकारियों से अपना समन्वय कर लेंगे। इसके अलावा धरना प्रदर्शन के लिए जो अनुमति दी जाती है, तो ये इसमें देख लिया जाए कि इससे कहीं शिक्षण संस्थान हो गए, अस्पताल हो गए, ये तो प्रभावित नहीं हो रहे। कहीं छात्र छात्राओं या मरीज, इनको कहीं असुविधा हो रही, आम जनमानस को कहीं असुविधा हो रही यातायात संबंधी। इसके अलावा जो प्रोटेस्ट रूट होता है, जो मार्ग होता है, वो निश्चित कर लिया जाए और समय निश्चित कर लिया जाए जिसमें आम जनमानस को असुविधा न हो। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने को लेकर बीते 8 फरवरी को ही हिंसा और दंगे के मामले में जेल में बंद 50 आरोपियों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, जिनमें से 6 महिलाएं भी शामिल हैं। उधर डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र सिंह रावत का ये कहना है कि फिलहाल कोर्ट के ऑर्डर का पूरी तरह से अवलोकन किया जा रहा है, जो भी जरूरी कदम होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कल लगभग 50 के आसपास लोगों को जमानत दी है और कुछ अभी मैं मीडिया में देख रहा था, उसको इस तरह से उसको दिखाया जा रहा है कि चूंकि इसमें 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई थी, इसलिए उसमें जमानत मिली है। इसमें तथ्य ये है कि 90 दिन का जो टाइम लिमिट है वो सामान्य केसेस के मामले में होती है, लेकिन जिन मामलों में UAPA लगता है उसमें ये एक्सटेंडेबल टू 180 डेज़ होती है। तो इस प्रकरण में भी इन तीनों मुकदमों में UAPA लगा था और इस हिसाब से जो उसका जो एक्सटेंडेबल टू 180 डेज़ था, इसी आधार पर माननीय जो लोअर कोर्ट है उसने उक्त आरोपियों को जमानत नहीं दी थी। उधर पौड़ी में मत्स्य विभाग द्वारा समूह के माध्यम से मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिला मत्स्य अधिकारी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि पहाड़ी काश्तकार मत्स्य पालन के लिए सब्सिडी मिलने के बाद भी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन इस परियोजना से ज्यादा जो मत्स्य पालक हैं वो पौड़ी में अब इस योजना का हिस्सा बन रहे हैं और लाभ भी उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना और खासकर मैं पौड़ी जनपद की बात करूं, जिसमें कि हमारे पास कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जहां पे पानी की कमी है और कुछ ब्लॉक पानी की दृष्टि से अच्छे हैं। तो उसमें बायोफ्लॉक योजना एक संचालित की जा रही है। बायोफ्लॉक योजना का उद्देश्य यह है कि कम जगह में, कम पानी में और ज्यादा मछलियां डाल के हम उसमें मत्स्य उत्पादन कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत इसमें पुरुष सामान्य को हम 50% की राशि सहायता देंगे और महिला और अनुजाति और जनजाति को हम 60% की राशि सहायता देंगे। हल्द्वानी शहर के चौराहे में करोड़ों रुपए के बजट खर्च कर यातायात कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक लाइट को लगवाया गया, लेकिन अब ये ट्रैफिक लाइट कंट्रोल के बजाय हादसों का कारण बन चुकी है। तस्वीरों में आप इन की हालत देख सकते हैं। उधर एसपी ट्रैफिक हरबंस सिंह का ये कहना है कि कार्यदायी संस्था को ट्रैफिक लाइटों की मरम्मत के लिए निर्देश दिए गए हैं। ये देख नहीं रहा, मैं तो खुद यहाँ से घबरा के जाता हूँ। ये कभी भी किसी के सर पे गिर जाए, किसी की गाड़ी पे गिर जाए, नुकसान किसका है? पब्लिक का नुकसान है। और क्या है, ये सरकार देखती तो है नहीं ये चीज़ें तो रोड है कितनी गंदी है, इनमें सफाई करानी चाहिए। रोड है बना तो रहे हैं, लेकिन सफाई कहाँ है? सफाई तो होनी चाहिए। शहर के अंदर कई जगह पर रोडों का और चौराहों का चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। वहाँ हमारी ओनेक्स कंपनी के द्वारा ये लगाई गई थी ट्रैफिक लाइटें। ओनेक्स कंपनी को मेरे द्वारा पत्राचार किया गया है कि उनको वहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह पे, सही जगह पे उनको स्थापित किया जाए। लोहाघाट उप जिला अस्पताल में इलाज न मिलने से नाराज ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल सुई गांव का एक शख्स अपने 8 साल के बेटे का इलाज कराने के लिए उप जिला अस्पताल पहुंचा, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी उसे उपचार नहीं मिला। ऐसे में नाराज लोगों ने अपने उस बेटे को इलाज न मिलने से नाराज होकर उन्होंने गेट पर ही धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही अस्पताल प्रशासन का ये भी आरोप है कि ग्रामीण ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। 4 दिन ना देने की बात सरासर गलत है। 8 बजे इमरजेंसी डॉक्टर यहाँ आ गए थे, लेकिन बच्चा ज़्यादा सीरियस ना होने के कारण उसको ओपीडी में दिखाने की बात कहा गया था।
और ओपीडी का जब पर्चा काटे तो उनको एग्जैक्टली पता नहीं कि ओपीडी में किस कमरे में कहाँ जाना है, तो इस वजह से वो इधर उधर होते रहे और उसकी वजह से गालियाँ देखे गए, जो सरासर गलत है। मैं मॉर्निंग इमरजेंसी डॉक्टर हूँ। मैं 8 बजे के करीब 8 बजे आ गई थी। मैंने जो नाइट वाले स्टाफ है उनको बताया कि मेरी आज सुबह की ड्यूटी है। उसके बाद ये 8 बजे के करीब आए। मैंने इनसे बोला कि आप 10-15 मिनट रुक जाइए, तब तक जो ओपीडी का पर्चा वाला काउंटर है वो खुल जाएगा, तो इनका पर्चा बन जाएगा ताकि इनकी जांचें मुफ्त में हो सकें। क्योंकि जो हमारा इमरजेंसी का पर्चा होता है उसमें जांचें नहीं होती हैं, लेकिन जो ओपीडी का होता है उसमें मुफ्त की जांच हो जाती है। इसलिए मैंने इनसे बस बोला कि आप रुक जाइए 10-15 मिनट में, उसके बाद लिख दूंगी। उसके बाद ये पर्चा कटा के आए नहीं आए मुझे नहीं पता, और ये कह रहे कि मैं वहाँ नहीं आई। आप आके एक बार देख लीजिए, हमारा जो ड्यूटी रूम होता है डॉक्टर्स का जो ड्यूटी रूम है वो कहाँ पर है इनको पता नहीं। इन्हें लग रहा है मैं वहाँ आराम करने गई, तो इनको गलत लगता है। वो हमारा ड्यूटी रूम है डॉक्टर्स का, आप वहाँ के देख लीजिए और मैं कहाँ गई थी। वहीं देहरादून में मुकदमे की पैरवी को लेकर राजस्व परिषद उत्तराखंड में एक सीनियर अधिवक्ता से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं ने एसएसपी से मिलकर इस मामले की शिकायत की और कार्रवाई की मांग की है। बार एसोसिएशन के सचिव राजवीर सिंह बिष्ट ने कहा है कि सीनियर अधिवक्ता पर विपक्षी अधिवक्ता के साथ आए कुछ लोगों ने मारपीट की, और इस पूरे मामले में अब एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि बार काउंसिलिंग की ओर से जो तहरीर मिली है अब उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें बार काउंसिल की तरफ से काफ़ी लोग आए थे। इसमें शिकायत की गई थी कि डीआरटी कोर्ट जो है वहाँ पर एक उनके वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिनके साथ किसी मुकदमे को लेकर वहाँ पर हाथापाई मारपीट की गई थी। क्योंकि इस तरह की मारपीट एक डीआरटी परिसर में हुई थी और इसमें काफ़ी इसमें लोगों द्वारा इसमें शिकायत की गई थी और इसको लेकर एक तहरीर प्राप्त हुई थी। तहरीर को थाने पर भेज दिया गया है। दूसरे पक्ष भी चूँकि पता चला है कि वो भी वकील पक्ष है और उनके द्वारा भी अपनी बात कहने के लिए यहाँ पर टाइम लिया गया, तो इनको टाइम दिया गया आज भर का कि दोनों पक्ष आ जाएं इसमें और क्या बात थी वहाँ पर। और लगता है कि इसमें जो है इसमें कोई कार्रवाई की विधि सम्मत आवश्यकता होगी। अगर कोई डिमांड ऐसी है तो उसमें आवश्यकता अनुसार उसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। रुड़की के महर्षि दयानंद कॉलेज में 2 गुलदार दिखाई देने पर आसपास के लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में गुलदार का जोड़ा दिखाई दिया, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन के साथ ही वन महकमा हरकत में आया है। कॉलेज प्रबंधक ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी थी। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद अब लोगों में काफी दहशत देखने को मिल रहा है। तो वो यहाँ घुसे, कैमरों में हम लोगों के द्वारा देखे गए। यहाँ जो चौकीदार थे वो डर उन्होंने अपने आप को बिल्डिंग में बंद कर लिया। लगातार वो करीब 30-35 मिनट तक यहाँ संस्थान में घूमते रहे और ये संस्थान है साहब महर्षि दयानंद मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जसवावाला रोड धनौरी पर स्थित है। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। देहरादून में राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। ओलंपिक खिलाड़ियों को किया सम्मानित। 3,900 खिलाड़ियों को वितरित की प्रोत्साहन धनराशि। उधम सिंह नगर जिले का खुरपिया बनेगा स्मार्ट औद्योगिक शहर। लोगों के लिए बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। सीएम धामी ने जताया पीएम मोदी का आभार। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव पर टिकी सियासी दलों की निगाहें। बीजेपी कर रही बाबा केदार का आशीर्वाद मिलने का दावा। विपक्ष ने बीजेपी पर कसा तीखा तंज। उत्तराखंड में धार्मिक जुलूस और रैलियां निकालने के लिए एसओपी जारी। छुट्टी के दिन ही मिलेगी अनुमति। आम जनता की सुविधा को देखते हुए लिया फैसला।